टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखिए, ये सामाजिक विज्ञान का 7वां टेस्ट सीरीज होगा। इसके पहले सामाजिक विज्ञान के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ये क्लास 6 से 8 के लिए यानी कि 6 to 8 के लिए हमारा 7वां टेस्ट सीरीज होगा। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डिस्कशन भी किया जाएगा। ऐसे बहुत से इसमें प्रश्न अब हो गए हैं जो रिपीटेड हैं और आप जानते होंगे, फिर भी आवश्यकता के अनुसार और समय को देखते हुए उसको डिस्कस करने का भी हम प्रयास करेंगे। बाकी अपने सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडिका के लेखक कौन थे। तो आप जानते होंगे कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज जो है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है यानी कि इंडिका है। और इंडिका में मौर्य शासनकाल के यानी कि मौर्य वंश के नगर प्रशासन और संस्कृति के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा दस्तावेज है। और मेगास्थनीज ने बताया था कि भारत का समाज उस समय 7 जातियों में बटा हुआ था। और उसने ये भी बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी है। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से इसमें कौन जाने जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो मौर्य सम्राट थे यानी कि अशोक को भी देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है यानी कि देवताओं का प्रिय। तो इस तरीके से, और ऑप्शन में जो गौतम बुद्ध हैं यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस तरीके से, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है यानी कि ग्रीक और लैटिन जो है कि उदाहरणों से या लेखों से ये मिलता है कि उसे सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। यानी कि सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस तरीके से अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तांबे का पहली बार जो प्रयोग किया गया था यानी कि ताम्रपाषाण युग में किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। जबकि देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे पूरा पाषाण युग दिया हुआ है, तो पूरा पाषाण युग में आग का खोज हुआ था। यानी कि मानव ने आग जलाना सीखा था पूरा पाषाण काल में। और यहाँ पे एक और जो ऑप्शन दे रहा है यानी कि पहला ऑप्शन जो है नव पाषाण युग है, तो इसमें मनुष्य ने जो है कि सबसे पहले कृषि करना सीखा था। यानी और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ था। तो इस तरीके से इसमें आग का खोज हुआ था और इस ताम्रपाषाण युग में तांबा का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल यानी कि जो नर्तकियों की जो कांस्य प्रतिमा मिली हुई हैं, तो उसे बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी कि जो कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बात आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोधगया में, बोधगया जो बिहार में है, और उनको पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका इसमें नहीं दिया है यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के संबंध में बहुत सारी जानकारी है कि उनका वास्तविक नाम जो है कि सिद्धार्थ था और इनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के निकट जो हुआ था। यानी कि ये कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। जबकि इन्होंने जो है कि अपना घर जो छोड़ा था उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें पहला जो उपदेश दिया था यानी कि उसको सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और उसको जो है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि अब यहाँ से देखिए, भारत में शासन करने वाले शासकों का ये समय दिया हुआ है और उसको कालक्रम के अनुसार सही क्रम में सजाना है। आप देख सकते हैं पहला इसमें शेरशाह सूरी है, फिर अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी है और फिर इल्तुतमिश है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है यानी कि आप इसको ध्यान से देख। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो है कि जो सही काल क्रमों के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो है कि आएगा। यानी कि इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था 1210 से 1236 तक और इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। दूसरा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद से आया 1296 से 1316 ईस्वी तक। और ये जो है कि खिलजी वंश के ये थे और सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद से शेरशाह सूरी का शासनकाल है यानी कि 1540 से लेकर के और 1545 तक, यानी कि मात्र 5 साल।
और फिर उसके बाद से अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका सही कालक्रम अनुसार क्या हो रहा है, तो ये बी इसका ऑप्शन है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी इसमें से सही है। और नेक्स्ट है कि यहाँ बताना है कि लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा वंश जो है कि 84 वर्षों तक उप महाद्वीप में यानी कि भारतीय उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। और इसका सही जवाब है यानी कि गुलाम वंश जो है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इस तरीके से खिलजी वंश की स्थापना हुई थी उसके बाद से 13 जून 1290 को, और इस तरीके से इसमें 84 वर्षों तक इसने शासन किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये बताना है कि रजिया सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। रजिया के विषय में और भी बातें हैं कि रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या कर दी गई थी 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला ये 79 प्रश्न है कि यहाँ बताना है कि देखिए इसमें कुछ राजवंशों के नाम लिए गए हैं। बताना है कि कौन से राजवंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। तो इसका सही जवाब यानी कि पांड्या होगा और इसने जो है कि मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और ये पांड्या की जो राजधानी थी इस समय। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया गया था। और 1938 के कांग्रेस यानी कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो भी निर्विरोध उनको चुना गया था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, यानी कि 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। 81वां प्रश्न है 1916 में यानी कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, इसका सही जवाब होगा। और आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल की स्थापना किया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये 82वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि हम जानते हैं कि जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यानी कि 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसी में जो है कि रावी नदी के तट पर उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा यानी कि लाहौर में। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति यानी कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था और वो जो है कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। और इस तरीके से और इसमें जो ऑप्शन दिया है यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को देख सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 इसका कार्यकाल था और ये स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि भी शुरू किया था। लॉर्ड मिंटो है, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी था। और नेक्स्ट है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना जब हुई थी भारत में और उस समय भारत में मुग़ल सम्राट जो है कि वो शासन कर रहे थे और 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत पहुंचे थे। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी था। नेक्स्ट है कि फ्रांस की किस राजवंश का शासन था। फ्रांस में बुर्बो वंश इसका सही जवाब होगा और बुर्बो वंश के ही लुई 16वां के समय में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था ये बताना है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से होगा, जो कि रूस का वहाँ पे जार हुआ करता था और वो एक प्रकार का निरंकुश शासक था। और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी रूस में उसे नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से होगा कि आप देख सकते हैं 87 चीज़ का प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। ये 87वां प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा यानी कि लोकमान्य तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकाला था और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र और मराठी भाषा में निकाला था। इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था। आनंद मठ काफ़ी चर्चित पुस्तक है और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था।
और इसमें जो है कि 1882 में इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसी उपन्यास से लिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। आप देख सकते हैं ऑप्शन में। तो आप देखिए यहाँ से ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज ये दोनों ही पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इस तरीके से एक से अधिक इसमें सही जवाब होगा। हिंद स्वराज यानी कि 1909 में गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने लिखा था और ये लिखा था उन्होंने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज़ में ही उन्होंने ये किताब लिखी थी और ये गुजराती भाषा में मुख्य रूप से हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यह दिखाना है आपको कि 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में किस पर मुकदमा चलाया गया था और इसे रंगून भेज दिया गया था और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति में वो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे और इसके आरोप में उन पर मुकदमा चला करके उनको रंगून भेजा गया था और 1862 में वहीं पर वो मर गए थे। अगला प्रश्न है कि बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव ये होता है बताना है। देखिए ये 21 मार्च को होता है और यहाँ पर जो 23 सितंबर हैं तो यहाँ पर जो शरद विषुव यहाँ पर अगर देखा जाएगा यानी कि शीत विषुव जो है ये 23 सितंबर को होता है। ये विषुव क्या होता है तो यह पृथ्वी की एक स्थिति होती है जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। आप 23 सितंबर और 21 मार्च का डेट ले सकते हैं कि ये 23 सितंबर और ये दोनों ही जो ऑप्शन है इसके विषय में देख लीजिए कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि दिए गए जो डर्रे दिए गए हैं उसका देखना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे जोजिला और जो बुर्जिल दर्रा है यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। जबकि बारा लापचा ला और सिपकिला जो दर्रा है ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ये उत्तर प्रदेश दिया गया है, जबकि सही जवाब इसका हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। यहाँ पर है कि जो अगला ऑप्शन जो है कि थागाला और नेटी पास या फिर लीपू लेक जो हैं ये उत्तराखंड में है, जबकि यहाँ पे हिमाचल दिया गया है यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड होगा। और इस तरीके से नथुला और जलेपला जो है ये सिक्किम में है, ये सही है। यानी कि ऑप्शन बी और सी ये जोड़ा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भरतपुर में देखिए ये ऑप्शन सी यानी कि जो केवला देवखाना राष्ट्रीय उद्यान है और भरतपुर कहाँ है तो राजस्थान में है, यानी कि आप जान सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, यानी कि माजुली द्वीप है और ये कहाँ है तो असम में स्थित है। इस तरीके से हम जानते हैं कि असम में कौन सी नदी है तो ब्रह्मपुत्रा नदी है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। इस तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, आर्थिक कारण में इसमें कौन नहीं आएगा तो देखिए पानी की उपलब्धता जो है ये आर्थिक कारण में नहीं आता है। और आर्थिक कारण में क्या आता है तो रोजगार के अवसर और जीवन यापन की जो व्यय लागत है वो सब आर्थिक कारक में आता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं तो उसे हम लू कहते हैं, आप जान सकते हैं इसे। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है यहाँ से देख सकते हैं जो काल बैसाखी, यानी कि काल बैसाखी क्या है तो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली स्थानीय पवन जो होती हैं, यानी कि तेज़ गति से जो स्थानीय पवन चलती हैं तो बंगाल में उसे काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा जो ऑप्शन दिया है यानी कि मैंगो सावर जो है ये देखिए काल बैसाखी यानी कि जो मैंगो सावर हैं ये केरल के तटीय क्षेत्र की हवा है और गर्मियों में मानसून से पहले होने वाली जो है कि वर्षा का ये प्रकार है जिसको मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा ऊंचा भारतीय शिखर है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए होगा। कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची भारतीय ये शिखर हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो 8598 मीटर है और ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से ये किसका हिस्सा है तो सही जवाब यानी कि असम का हिस्सा है और 21 जनवरी 1971 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बनाया गया था, जबकि सिक्किम को 1975 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पेरियार नेशनल पार्क बताना है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है तो ये केरला में है और पेरियार का संबंध केरल से ही है, पेरियार नदी भी केरला में ही है। दूसरा है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है तो हरियाणा इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि
पैथन यानी कि जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, उसे किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है कि उसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी के विषय में हम जानते हैं कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक की पहाड़ियों से होता है, यानी कि त्रयंबक जो है वहाँ से। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? कैशलेस द्वीप कौन सा है भारत का? और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि जो करंग जो है, ये करंग द्वीप को भारत का कैशलेस द्वीप यानी कि पहला द्वीप इसे घोषित किया गया है जो कैशलेस हुआ है। करंग द्वीप देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक के मध्य में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगला प्रश्न है 22 मई इसका सही जवाब होगा। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम जो रखा गया था, यानी कि समझौते से कार्यवाही तक ये जैव विविधता का निर्माण करे, ये उसका थीम था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है और इसकी कुल जो ऊंचाई है यानी कि 8,848 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में इसे चुमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। और एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली जो महिला है यानी कि भारतीय महिला, तो वो बछेंद्री पाल है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? 105वां प्रश्न है और इसका सब सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी होगा, कैस्पियन सागर जो हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। 106वां प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तो और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का इसे क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसी स्थिति को मानसून का क्या कहा जाते हैं? तो इसे मानसून का प्रस्फोट यानी कि मानसून का फटना कहते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और 107वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चला है। बांग्लादेश इसका सही जवाब होगा। 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती हैं। और सबसे छोटी जो सीमा है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की, वो किस देश के साथ लगती हैं? तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं। और इस तरीके से यहाँ से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? ये अगला प्रश्न है और आप इसको देख सकते हैं, यानी कि जो थार मरुस्थल है वहाँ पे दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि थार मरुस्थल। और 109वां प्रश्न की ओर हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ से। ये प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी कौन सी है? तो ओमान की राजधानी जो है कि विकल्प में यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट में है, यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे मास्को दिया है, मास्को रूस की राजधानी है, आप देख सकते हैं। जबकि मनामा जो है ये बहरीन की राजधानी है और माले जो हैं ये मालदीव की राजधानी है, जबकि ओमान की राजधानी मस्कट में है और इसका ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि ई इसका राइट आंसर है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? और आप देख सकते हैं कि 24 इसका सही जवाब होगा। रूस में जबकि 11 टाइम जोन है, जबकि ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है और भारत में सिर्फ 1 टाइम जोन है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय देशांतर है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र अनुच्छेद 40 में किया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों के विषय में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है और इसमें अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है। और इस तरीके से सही जवाब इसका आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि प्रतिबद्ध जो है कि न्यायतंत्र है, ये उसकी विशेषता नहीं है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, यानी कि ये सब जो है कि इसके विशेषताओं में आएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 अभी पिछले प्रश्न में ही मिला हुआ था। और
नेक्स्ट यहाँ से है, देखिए अगर बात करें नगर ये प्रशासन की, तो चोल साम्राज्य के ग्राम स्वशासन में और विजयनगर साम्राज्य की जो साम्राज्य में अयंगर व्यवस्था थी, वो स्थानीय स्वशासन के एक तरीके से उदाहरण थे। यानी कि अगर देखें हम अंग्रेजी शासनकाल में, तो जो लॉर्ड रिपन थे उनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 124 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसके गठन की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जबकि देखिए इसमें जो अनुच्छेद 120 दिया गया है, अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित इसका जिक्र इसमें किया गया है। और अनुच्छेद 122 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, तो इसके तहत संसद की कार्यवाही की जांच न्यायालयों द्वारा नहीं करने से संबंधित प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। तो इस तरह से अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये अगला प्रश्न है। और आप जानते हैं कि जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जो कि ऑप्शन में शायद नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ई है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने के विचार किस देश से प्रेरित है? ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं रूस, फ्रांस इसका सही जवाब है। तो आगे देखते हैं। 118वां प्रश्न है कि बताना है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 1949 में कौन सा राज्य भारत का हिस्सा बना था? आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। और मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर क्या है, तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। मणिपुर के जो मूल निवासी हैं, यानी कि जो मेइती जनजाति हैं, अभी मणिपुर में जो हिंसा हुआ था उसमें ये सब जनजातियों का ही मामला था, आप देख सकते हैं। और इसका गठन जो हुआ था 21 जनवरी और 1972 को हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? संविधान का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है, यानी कि एम.एन. रॉय इसके लिए सही जवाब है। और एम.एन. रॉय के विषय में हैं वे, यानी कि जो एम.एन. रॉय थे, मेक्सिको और भारत दोनों ही देशों में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे और उनका जन्म जो है कि वो कोलकाता में हुआ था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। देखिए इसका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? जो सेकुलर यानी कि जो इसका मतलब होता है कि जो ये धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, यानी कि 42वें संशोधन में 1976 में इसको जोड़ा गया था और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है और इसका जिक्र अनुच्छेद 21A में किया गया था, यानी कि जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, और जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। इसमें जो पिछला एक जो ऑप्शन है उसके विषय में थोड़ा एक इसमें बातें कुछ देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है जो सेकुलर ये धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और उस समय यानी कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था, जो कि इससे रिलेटेड था, बताना जरूरी समझा। एक अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दंड प्रक्रिया जो है संहिता, ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और ये जो प्रक्रिया है यानी कि दंड प्रक्रिया जो संहिता है ये समवर्ती सूची में है और आप जानते हैं कि समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय, देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ से है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारत को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये इसके लिए सही जवाब हैं। और जानते हैं कि 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है संविधान के भाग 4 में। और इसका अगला प्रश्न है कि 124वां प्रश्न है कि देखना है कि इसमें से किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के पास जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है कि शक्ति प्रदान की गई है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य का नाम बताइएगा। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था यानी कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और इस तरीके से आप
देख सकते हैं इसका 126वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब क्या है, आप ऑप्शन देखिए। सही जवाब इसका है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है कि जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 39 में इसका जिक्र किया गया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत के संविधान के बताना है कि कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और इसका सही जवाब यानी कि भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये भी नीति निर्देशक तत्वों के तहत हैं। और आप जानते हैं कि भारत में केवल गोवा ही ऐसा राज्य है जहाँ पर समान जो है कि नागरिक संहिता लागू किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। 128वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब यानी कि अधिगृहित किया था, यानी कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को इसे अधिगृहित किया गया था राष्ट्रगान को, जो जनगण मन है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 इसके लिए सही जवाब है। जबकि इसका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ से देखते हैं कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। और इसका सही जवाब क्या है, तो उद्देशिका यानी कि उसके प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, ये अगला प्रश्न देख सकते हैं कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। आप प्रश्न के अनुसार समझ गए होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि वहाँ पे उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है यानी कि लाभ कमाना होता है, और इसमें अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है यानी कि पूंजीपतियों का अधिकार होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। जबकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय रहता है। जबकि समाजवादी व्यवस्था पूरे समाज के हित की बात करता है यानी कि सबके न्याय की बात करता है। नेक्स्ट है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख अर्जन पर क्या असर पड़ेगा। 132वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि साख अर्जन जो है कि वो बढ़ जाएंगी। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है। और देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि बैंक दर का अर्थ क्या है। बैंक दर क्या होता है, तो देश का केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, जिसे हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र यानी कि हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जो टर्शियरी सेक्टर होता है उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और इसमें क्या रखा जाता है, तो जो बैंकिंग है, बीमा है, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, संचार, ये सभी जो है कि सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। द्वितीयक में जो है कि निर्माण, उद्योग, ये सब चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप, यहाँ से देख सकते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नई पूंजी पर जो अनुमानित प्राप्ति होगी उसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों को ब्याज दर निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। ये कौन सा संगठन है जो बैंकों की ब्याज दरों को निर्धारित करता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक भी है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। प्राथमिक क्षेत्र का अधीन ये कृषि आएगा इसमें, जबकि बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में है। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप कि इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है। जीडीपी की गणना भारत का कौन सा करता है, तो यानी कि जो एनएसए होता है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो भारत के जीडीपी की गणना करता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी यानी कि जो 1951 में की गई थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या ये जो परिसमापन है, इस तरीके से आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को, इसको मैंने क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको यानी कि विनिवेश कहा जाता है। और इसका अगला प्रश्न 140वां प्रश्न होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि
निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। देखिएगा, इसमें जो सिडबी बैंक जमा स्वीकार नहीं होने की वजह से इसे वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती हैं वो कौन सा है? यानी कि इसका सही जवाब यानी कि जो है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है यानी कि जो NSA हो, ये जो है कि राष्ट्रीय आय का गणना करने वाली संस्था है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में ये सवाल है और इसका सही जवाब है यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उन्होंने इसको जो है कि सबसे पहले अंतिम स्वीकृति दिया था। और जबकि 1951 से यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ था भारत में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? 143वां प्रश्न है और सही जवाब इसका है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 1991 में जो LPG की नीति अपनाई गई थी यानी कि आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई गई थी, तो इसके तहत जो है कि राजकोषीय नीति सुधार इसका जो है कि परिणाम था एक तरीके से। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ये बताना है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? निवेश का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो विकल्प में जो दिए गए हैं तो उसमें देखिएगा जो सेविंग बैंक खाते में रखा गया धन होता है वो निवेश का उदाहरण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका 146वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? 146वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अधिनियम लाया गया था 1970 में और इसने जो है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ कंडीशंस को लागू किया था। और नेक्स्ट है कि RBI बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है और इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है कि वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जानते हैं। और 147वां प्रश्न है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? और इसका सही जवाब है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था और इसका जो समय रहा था यानी कि 1969 से 74 तक रहा था। जबकि इसका अगला प्रश्न है यानी कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा आज के लिए कि इसमें बताना है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सा है? तो ये कई बार मिला हुआ है कि नाबार्ड जो है यानी कि ये कृषि के लिए बीटी एक तरीके से शीर्ष संस्था है जो कृषि को काफ़ी वित्त पोषित करती हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इंदिरा गांधी के समय यानी कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। तो इसका आखिरी प्रश्न है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? ये आखिरी प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि देख लीजिए इसमें से ऑप्शन एक से ज़्यादा सही दिख रहे हैं, यानी कि जो पहला भी ऑप्शन है इसमें दूसरा और तीसरा ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और इस तरीके से इसमें ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीके से ये हमारा 7वां टेस्ट सीरीज था। और यहाँ से देखिए 3 प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है, कृष्णा डेल्टा कहाँ है। और इसका देखिए इसका आखिरी प्रश्न है कि कलसुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। आप ऑप्शन को ठीक से देखिएगा और हम चाहेंगे कि आप कमेंट में इसका जवाब बताएं, यानी कि 1, 2, 3 ये प्रश्न हैं, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। और आपको बताना है कि इसमें से तीनों का सही जवाब क्या होगा। आप ऑप्शन का नंबर आप भेज दीजिएगा और इसका सही जवाब आपको बताया जाएगा।